16 मिलियन यूएस डॉलर्स की लागत पर बनी ये मूवी अब तक 39 मिलियन यूएस डॉलर्स कमा चुकी है और अभी भी कमा रही है। और इसका श्रेय जाता है इस मूवी की डायरेक्शन को, थीम को और अमेजिंग कास्ट को, उनके डेडिकेशन को, जिसमें रिक्वायर्ड था कि वो एक फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करे अपने रोल के लिए, जो उन्होंने की, और इसका रिजल्ट एक सुपरहिट मूवी। मूवी की स्टोरी एक तरीके से बायोग्राफी है वॉन एरिक फैमिली की, जिनका पूरा परिवार प्रोफेशनल रेसलिंग करती थी अराउंड 1980s। मूवी में हम देखते हैं कि कैसे वॉन एरिक ब्रदर्स के पिता हमेशा अपने चारों बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं रेसलिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। वो चाहते थे कि ये चारों वो करे और वो अचीव करे जो वो खुद नहीं कर पाए, और उनके बच्चे वैसा करने की पूरी कोशिश करते भी हैं। बट कामयाब होते होते काफी ट्रेजेडी से भी भरी है इन वॉन ब्रदर्स की स्टोरी। क्या है वो, और क्या वॉन ब्रदर्स अपने पिता के सपनों को पूरा कर पाते हैं भी या नहीं? कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है मूवी परफेक्ट 1980s के रेसलिंग थीम से, जिसका नाम है द आयरन क्लॉ। I just love being out there with you guys. It's the only thing that matters to me. Bonner will forever be the greatest family in the history of wrestling. द आयरन क्लॉ रिलीज हुई इंडिया में 9 फरवरी 2024 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी में ये रिलीज नहीं हुई। ये मूवी 2 घंटा 15 मिनट की है, एंटरटेनिंग है और आपको हुक करके रखेगी। इस मूवी में सबसे पहले कहूं तो 2 ढासू एक्टर्स हैं। पहला तो हॉल्ट मैकेलनी, जिनकी पर्सनालिटी एकदम शार्प है, इस मूवी में भी थी, और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज भी हैं इनके, जैसे कि 2021 में आई थी आइस रोड, 2021 में ही आई रात ऑफ मैन, 2017 में आई माइंड बॉगलिंग सीरीज माइंड हंटर, 2013 में आई गैंगस्टर स्क्वाड और 2010 में आई द लूजर्स। और दूसरे एक्टर है जैक एफ्रॉन, और भैया जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की है ना उन्होंने इस मूवी के लिए, वो काबिले तारीफ है। जैक की बॉडी इतनी बल्कि रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं थी, मगर इन्होंने खास इस मूवी के लिए इतना बल्कि बनाया अपने बॉडी को, ताकि ये रेसलर केविन वॉन एरिक जैसे लग सके। एंड आई थिंक ही परफेक्टली अचीव्ड इट। सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि उनके जैसे बाल भी थे, बट बाल विग पहना था उन्होंने। मैंने लेट 1990s में WWF देखना चालू किया था और बाद में बंद कर दिया जब पता चला कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं। वैसे उस समय में ये WWF था, यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, और अब ये WWE हो चुका है एज वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि खुद WWF के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने इन पर लॉसूट फाइल कर दिया था, यानी कि इनके नाम पर। और अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ये केस हार गया और अपना जो टाइटल है WWF का, उसे स्क्रैप करके उसे WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन करना पड़ा। मूवी चालू होती है फ्रिट्ज वॉन एरिक के आइकॉनिक आयरन क्लॉ के सिग्नेचर मूव से, इन फुल ब्लैक एंड व्हाइट थीम में, जो कि इमीडिएटली हमारा अटेंशन ले लेती है। फिर इनके बच्चों पर मूवी फास्ट फॉरवर्ड करती है इन कलर कि कैसे वो अपने पिता के स्टेप्स और सिग्नेचर मूव्स को आगे बढ़ा रहे हैं रेसलिंग की दुनिया में। अब एक तरफ जहां पर मूवी का पूरा थीम रेसलिंग पर बेस्ड था, यानी कि उसके जो भी लुक्स होते हैं, जो भी अपीयरेंसेस होते हैं, सारे रेसलिंग थीम से मिलते जुलते थे, यानी कि 1980s के थीम से। इतना ख्याल रखा गया है इस थीम का कि स्क्रीन पर जो फॉन्ट्स भी आते हैं, जिस फॉन्ट में 1980s में वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन यूज करते थे अपने फॉन्ट्स को, उस फॉन्ट्स पर भी फोकस किया गया है ताकि वो भी 1980s के एरा के साथ में मैच करे। सो कुछ इस तरीके से मूवी ने इस रेसलिंग वर्ल्ड पर फोकस किया है कि अगर आपने उस समय में रेसलिंग अगर देखी होगी तो आप इस मूवी से इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाएंगे और आपको 1980s की याद आ जाएगी। तो ये मूवी जिस टाइमलाइन पर बेस्ड है, उस टाइमलाइन पे तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, बट क्योंकि मैंने लेट 1990s में WWF देखना चालू किया था, तो मैं इस मूवी के एक कैरेक्टर यानी कि रिक फ्लेयर से वाकिफ था। इसीलिए आई वॉज फेमिलियर विद रिक फ्लेयर, उनके सिग्नेचर मूव जो कि इस मूवी में भी है। एंड आई वाज शॉक कि जिस तरीके से अपने हाथों से वो अपने बालों को पीछे करते थे, थोड़ा झुक कर वॉक करते थे, एग्जैक्टली वो स्टेप्स मूवी में भी दिखाया गया है। दिस बेसिकली शोज कि स्क्रिप्ट राइटर्स, यहां तक के डायरेक्टर्स और एक्टर्स भी कितने सीरियस थे अपने कैरेक्टर को लेकर। मैंने कभी वॉन एरिक ब्रदर्स की फाइटिंग उस टाइम पे देखी नहीं थी, या हो सकता है कि मैंने देखी हो लेकिन मुझे अभी याद ना हो, बट रिक फ्लेयर को देखकर जरूर यादें ताजा हो गई। और मूवी में जो इन भाइयों के बीच में बॉन्ड होता है वो देखने लायक था। मतलब अपने करियर में इतना बड़ा वन टाइम अपॉर्चुनिटी आने के बाद में कोई भी उसे लपक लेगा, मगर इन भाइयों में इतना ट्रस्ट था कि वो कभी लड़ते नहीं थे। एक तरफ जहां पे ये लोग करियर को लेकर सीरियस थे, डेडिकेटेड थे, वहीं पर इस सीरियसनेस से होने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स को भी मूवी बखूबी दिखाती है। मूवी की स्टोरी सिर्फ रेसलिंग पर नहीं बल्कि वॉन एरिक ब्रदर्स के पर्सनल लाइफ पर भी फोकस करती है, इस परिवार के ट्रेजेडी पर भी फोकस करती है, उस हिस्से पर भी फोकस करती है जो हमें कभी देखने को नहीं मिलता। मतलब भले ही WWE स्क्रिप्टेड है, लेकिन इस स्क्रिप्टेड स्पोर्ट्स में भी कितना मेहनत करना पड़ता है एक रेसलर को अपना करियर बनाने के लिए, वो सब करने के लिए जो कि एक रेसलर को करना पड़ता है ताकि ऑडियंस यानी कि हम उन्हें पसंद करें। अगर आप लेट 1980s या बिगनिंग ऑफ 1990s में पैदा हुए हैं और अगर आपने बचपन में WWF के कार्ड गेम्स खेले हैं, इतना ही नहीं, अगर
अगर आपने WWF के स्टेप्स बचपन में अपने भाइयों या फिर बहनों के साथ में ट्राई किया हो, जैसे कि चोक स्लैम एक्सेट्रा, तो ये मूवी आपके लिए, मतलब इसकी स्क्रिप्ट कुछ इस बेहतरीन तरीके से लिखी गई है कि मैं 1 मिनट के लिए अपने बचपन में पहुंच गया था। सो मेरी तरफ से इस मूवी के लिए डेफिनेटली हाँ है, और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।